जो कल जो हम लोगों ने गॉस के नियम के एप्लीकेशंस पढ़े थे उसमें आगे देखो, आगे 3 एप्लीकेशंस हैं जिनके डेरिवेशंस में करा रही हूँ, एग्ज़ाम में आते हैं, इनको ध्यान से सुनो और समझो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा समान पृष्ठ घनत्व की धनावेशित तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमने बच्चों यहाँ पर देखो 2 प्लेटें ली हैं, 2 अचालक प्लेटें हैं, एक पर हमने धनावेश चार्ज दिया, एक पर ऋणावेश चार्ज दिया है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो प्लेटों के बीच में अगर कोई बिंदु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और अगर बिंदु बाहर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तुमने इससे पहले जो हमारा जो वीडियो देखा था उस वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक डेरिवेशन बताया था कि किसी अचालक चादर के कारण उसके निकट स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, E=σ/2ε0। तो इसमें देखो जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर अब देखो ये पहली प्लेट हमारी कैसी धनावेशित, तो इस धनावेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, प्लेट के लंबवत और प्लेट से दूर होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और जो ऋणावेशित प्लेट है इसके कारण क्या होगी, प्लेट के लंबवत और प्लेट की ओर होगी। तो जो E2 की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो प्लेट 2 है उसकी तरफ होगी। अब तुम ये लोग बच्चों इसमें देख सकते हो कि E1 और E2 दोनों ही कैसे हैं, हमारे एक ही डायरेक्शन में है अगर बिंदु P प्लेटों के बीच में है तो जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहले बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो बिंदु P है हमारा, उस पर हमने धनावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, वो हमारी क्या होगी, σ/2ε0, और दिशा क्या होगी, प्लेट 1 से दूर। इसी प्रकार बिंदु P पर ऋणावेशित प्लेट 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी यही होगी, लेकिन दिशा क्या होगी, प्लेट 2 की ओर। अब दोनों को हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ने पर E क्या आ जाएगा, E1 + E2 सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा σ/ε0। E=σ/ε0। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कहीं भी R नहीं है। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लेटों के बीच सभी जगह समान होती है, और वो दूरी P बिंदु कहाँ पर है, किस प्लेट से कितनी दूरी पर है, इस दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब हमने जो दूसरा बिंदु लिया P डैश, वो हमने प्लेटों के बाहर लिया। अब देखो इस पिक्चर में देखो आप लोग, ये जो बिंदु P डैश है ये प्लेटों से बाहर है। ठीक है, तो अब पहले हम इस प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालेंगे। तो इसकी दिशा क्या होगी, प्लेट से दूर होगी और लंबवत होगी। ठीक, और ऋणावेशित प्लेट के कारण क्या होगी, कल मैंने तुम लोगों को पॉइंट्स में लिखवाया भी था, जिस ऋणावेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा प्लेट की ओर होती है। तो ये प्लेट की ओर हो गई। तो इस बिंदु P डैश पर आप देख सकते हो कि E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तब 2 बल एक ही बिंदु पर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। इसीलिए E क्या हो जाएगा, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमारा हो जाएगा E1 - E2। यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यूज़ रखोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 प्लेटें समांतर रखी हुई हैं, एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, तो प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 0 होती है, और प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो σ/ε0 के बराबर होती है और एक समान होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये हमारा कोई गोलीय कोश है, खोखला कोश है। हमने क्या किया, इस गोलीय कोश को हमने Q चार्ज दिया। तो Q चार्ज क्या होगा, इसके पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, अब हमने इसमें 3 कंडीशंस ली हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो बिंदु P हमारा क्या है कि बाहर की तरफ है, गोलीय कोश से बाहर है। जब बाहर होगा तो तुम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस की विशेषताएं पढ़ी थी कि हम एक ऐसे पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो सिमेट्रिक हो और जिसमें वो बिंदु P आता हो। तो हमने क्या किया, इस बिंदु P से जाते हुए एक गोले की रचना की। ये हमारा क्या है, गॉसियन
सरफेस है। ठीक, इस बिंदु P की सेंटर से दूरी हमने मान ली स्मॉल r है और जो गोलीय कोश है इसकी जो त्रिज्या है हमने मान ली कैपिटल R है। अब हमने इस गोली जो गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पर तुम ये देख सकते हो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, गोलीय कोश के बाहर क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत होगी, और जो एरिया वेक्टर है वो भी पृष्ठ के लंबवत, जो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के समांतर। जब समांतर होंगे तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण पहले हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों। तो ए डॉट बी से ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यहाँ थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसमें से हमने क्या किया, इस ई को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ये हो गया डी ए पूरे सरफेस का, इसका मतलब है पूरे सरफेस का इंटीग्रल। तो इस पूरे सरफेस का इंटीग्रल मतलब इसका एरिया, और ये हमारा क्या है, गोला है, और गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा वाला आर क्यों लिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो यहाँ हम लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे सरफेस के कारण क्या करोगे, फाई ई लेके इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हमारी फाई ई की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब गॉस की थ्योरम से क्या होता है, गॉस की थ्योरम से फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 और 2 से फाई ई की वैल्यूज़ को इक्वल करके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, ये इसको एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ लिख लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन ये कब है, जब बिंदु P बाहर है, यानी कि स्मॉल r का मान गोलीय कोश की त्रिज्या से ज़्यादा है। अब देखो बच्चों, जो हमारा गोलीय कोश था, हमने आवेश को सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तुम लोगों ने पढ़ा है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, जब यहाँ से क्यू का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर जो ए लोगे वो जो गोलीय कोश था उसका क्षेत्रफल, और गोलीय कोश की त्रिज्या क्या आती, कैपिटल आर, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्यू का मान इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे और रख के जब सॉल्व करोगे 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले आपके बन गए, ये वाला तो स्मॉल आर की टर्म्स में हो गया खाली, और ये वाला जो है ये कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों की टर्म्स में हो गया, दोनों ही फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया वो है जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा कोश के पृष्ठ पर। हमने 3 कंडीशंस ली थी ना, कि पहली क्या है, अगर बिंदु P कोश के बाहर हो, दूसरी कोश के पृष्ठ पर हो, और तीसरी कोश के अंदर हो। अगर बिंदु P कोश के बाहर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अगर बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो हम अब दूसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब देखो इस कंडीशन में देखो बच्चों, क्योंकि P हमारा कहाँ पर है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर है, तो जो स्मॉल आर था, स्मॉल आर क्या था, स्मॉल आर हमारा केंद्र O से उस बिंदु की दूरी, तो यहाँ स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो आपने जो फॉर्मूला निकाला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल आर, जब रख के सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ही वैल्यूज़ कैसी हैं हमारी, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर बिंदु होता है उस समय उसकी क्षेत्र की तीव्रता कैसी रहती है, एक समान रहती है। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या आती है कि बिंदु P गोलीय कोश के अंदर है, गोलीय कोश के अंदर है, हमने इससे जाते हुए फिर से एक गॉसियन सरफेस को बनाया। ठीक है, अब क्योंकि आवेश हमारा क्या है, बाहर जो गोले के बाहर ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी यहाँ से हमने त्रिज्या मान ली सेंटर से क्या है, स्मॉल आर है। अब कोश के भीतर तो कोई आवेश नहीं है, आवेश कहाँ पर वितरित है हमारा, कोश के बाहर। जब भीतर कोई आवेश नहीं है, भीतर जब कोई आवेश परिबद्ध नहीं होगा तो गॉस की थ्योरम से जो विद्युत फ्लक्स है वो हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ क्यू होता, क्यू क्या है, किसी परिबद्ध आवेश, किसी पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, लेकिन यहाँ पर जो पृष्ठ हमारा
जो गोली कोश है उसके द्वारा अंदर, गॉसियन सरफेस तो आपने अंदर बनाया है, तो गॉसियन पृष्ठ क्या कर रहा है, किसी भी आवेश को एनक्लोज नहीं कर रहा। तो क्यू की वैल्यू जब यहाँ 0 रखोगे तो फाई ई की वैल्यू तो हमारी 0 आ गई। ठीक है, अब जो गॉसियन सरफेस अंदर है, इस गॉसियन सरफेस के पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया ये, और इस पर क्योंकि फिर से वही चीज़ ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। जब आप पहले की तरह सॉल्व करोगे तो ये पूरा पहले की तरह ई इंटू 4πr² आ गया। ठीक है, लेकिन फाई ई की वैल्यू हमने ऊपर क्या निकाली, 0। इस 0 को हमने यहाँ रख दिया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4πr² क्या होगा, नीचे चला जाएगा 0 के नीचे। जबकि संख्या में जब 0 में की संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आवेशित गोली कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, क्योंकि आवेशित गोली कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं होता, खाली पृष्ठ पर होता है। इसलिए गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कैसा होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में ना आए वो कल मुझसे क्लास जब रहेगी तब उसमें पूछ सकते हो। अब ग्राफ के थ्रू कैसे इसको हम शो कर सकते हैं, पहले आप तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, जब बिंदु P कोश के बाहर है उस समय हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, 1/4πε0 Q/r²। अब बच्चों इसमें तुम ये देख सकते हो कि जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब R का मान आप बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमारी घटेगी। शुरू में धीरे धीरे घटेगी, फिर एक साथ वो क्या होगी, अचानक से बहुत तेज़ी से घटने लगेगी। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू इस तरीके से दिखाते हैं। देखो शुरू में जब आर का मान हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो ये धीरे धीरे घट रहा है और अचानक से तेज़ी से घटने लगा। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि E इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सॉरी, डायरेक्टली नहीं होगा, इन्वर्सली होगा। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब जब बिंदु P गोली कोश के पृष्ठ पर था उसमें तुमने फॉर्मूला क्या निकाला, E = σ/ε0। यहाँ E की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है और ये R पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कब है, जब स्मॉल r = कैपिटल R। तो हमने यहाँ पर जब स्मॉल r = कैपिटल R है उस समय हमने क्या किया, उस समय हमने यहाँ पर बनाया तो ये हमको क्या मिला, एक सीधी रेखा हमको मिला। ठीक है, उस समय क्या मिला, हमको एक सीधी रेखा मिला। मतलब r = कैपिटल R पर E का मान ये क्या शो कर रहा है कि E का मान कांस्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद जब बिंदु P कोश के भीतर था, यानी कि ये दूरी ये हमारी क्या शो कर रही है कि यहाँ पर जो R है वो कैपिटल R से छोटा है, यानी कि ये दूरी क्या शो कर रही है कि बिंदु P गोली कोश के अंदर है। तो आप उस समय हमने क्या निकाला था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। 0 का मतलब ये हमारी क्या होगी, x अक्ष के अनुदिश लाइन आएगी। ठीक, अब अगर इन तीनों को हम कंबाइन करके ग्राफ बनाएं तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसमें ये पोर्शन क्या शो कर रहा है कि स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम है। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि स्मॉल r = कैपिटल R, मतलब जो बिंदु है वो कोश के पृष्ठ पर है। और ये दूरी क्या शो कर रही है कि स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज़्यादा है, यानी कि जो बिंदु है वो पृष्ठ के बाहर है। क्योंकि R देखो R से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब बिंदु क्या हुआ, पृष्ठ के गोली कोश के बाहर चला गया। तो इसमें हमारा क्या था, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये ग्राफ मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ठीक उसी प्रकार से अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने किसी गोली कोश के कारण सॉल्व किया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा किसी आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दो बच्चों, ये गोला कैसा है, अचालक है। तो जब ये अचालक है और आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज दे रहे हो, तो जो चार्ज होगा वो उसके पृष्ठ पर वितरित नहीं होगा, वो इसके आयतन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी 3 कंडीशंस हैं कि जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो और जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो। तो ये हमने पहले वाले कंडीशन के लिए डायग्राम बनाया है, इसमें बिंदु P को हमने इस अचालक गोले के बाहर लिया है। फिर से हमने वही किया, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया। कैसे, इस बिंदु P से होते हुए हमने गोले को बनाया। अब बिंदु P पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पर फिर से वही चीज़, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर होगी पृष्ठ के लंबवत, और जो एरिया वेक्टर है वही पृष्ठ के लंबवत होगा। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर। जब समांतर होंगे
फिर से वही चीज़ है, आप जो आपने पिछले वाले टॉपिक में डेरिवेशन किया था कि डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किससे खोलोगे, ए डॉट बी से। तो ए बी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, ई इंटू डी ए। ठीक, अब ये तो हमने छोटे से एलिमेंट के कारण निकाला, पूरे गॉसियन सरफेस के कारण जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा। तो फाई हम क्या करेंगे, इस पूरे का जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली इस पूरे का सरफेस इंटीग्रल कर देंगे। सरफेस इंटीग्रल करने पर फिर से ये हमारा ई इंटू डी ए हो गया, ई को बाहर निकालो, इसका मतलब क्या है, पूरे सरफेस का इंटीग्रल, पूरे सरफेस का एरिया, और सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब गॉस की थ्योरम से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इक्वेशन 2 और 3 से फाई ई की वैल्यू को इसके इक्वल कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करोगे फिर से जो पहले वाले आपने डेरिवेशन किया सेम वही डेरिवेशन यहाँ पर फिर से आ जाएगा, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि उसमें जो आवेश था वो खाली गोलीय कोश के पृष्ठ पर था, और इसमें जो आवेश है वो पूरे आयतन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को यूज़ ना करके जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला बताया जा रहा है आप उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि आवेश देखो गोले के संपूर्ण आयतन में वितरित है। तो यहाँ पर हम कौन सा घनत्व लेंगे, आयतन घनत्व। वहाँ खाली पृष्ठ पर वितरित था तो हमने पृष्ठ आवेश घनत्व लिया था। तो आयतन घनत्व क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये तुमको बता चुके हैं कि एकांक आयतन में, किसी पृष्ठ के एकांक आयतन में आवेश की मात्रा आयतन घनत्व कहलाती है। तो ऐसे क्यू का मान वी रो हो जाएगा। वी क्या है, गोले का आयतन, जो गोला आपको दिया उसकी त्रिज्या क्या थी, आर, आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 से यहाँ क्यू की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 4 में जब रख के आप सॉल्व करोगे, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यूज़ एक साथ रख लो, हो जाएगा आर क्यू अपॉन 3 आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे अगर आपको किसी अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, जबकि बिंदु P कहाँ पर हो, बाहर हो। अगर गोला चालक है तो क्या हो जाएगा, जब गोला चालक होगा तो जो आवेश आप दे रहे हो वो पूरे गोले में वितरित नहीं होगा, वो कहाँ होगा, खाली पृष्ठ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, खाली पृष्ठ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस समय जो फॉर्मूला होगा वो हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा कंडीशन है वो क्या है कि बिंदु P कहाँ पर है, गोले के पृष्ठ पर। ये जो आपका अचालक गोला है इस गोले के पृष्ठ पर यहाँ पर बिंदु P है। तो जब बिंदु P यहाँ पर है तो ये दूरी हमारी स्मॉल आर है और ये दूरी ही हमारी कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 6 निकाली थी वहाँ वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करोगे तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3। ठीक, और यदि गोला चालक धातु का है, यदि गोला चालक धातु का है उस केस में फॉर्मूला हमारा क्या था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर था। इसमें हम आर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर रख दो तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा कि जब बिंदु P क्या हो, अंदर की तरफ हो, आंतरिक बिंदु हो। जब आंतरिक बिंदु होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमने बिंदु P को अंदर की तरफ ले लिया। इस बिंदु P से होते हुए हमने फिर से गॉसियन सरफेस को बनाया। अब इस बिंदु P की सेंटर O से दूरी हमने मान ली क्या है, स्मॉल r है, और इस पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया है। इस एलिमेंट पे फिर से देख सकते हो कि E वेक्टर और DA वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो पहले हम इसको जैसे अब तक आप लोगों ने सॉल्व किया है, फाई E इज इक्वल टू गॉसियन सरफेस से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे, फाई E इज इक्वल टू इंटीग्रल E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब तक आप ये इतना स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सब में लगभग सेम ही है।
ठीक। फिर हम क्या करते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने गोले जो बिंदु है उसको गोले के अंदर लिया है, तो अब जो आवेश की मात्रा हो गई वो कुल आवेश से कम हो गई। ये गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है, टोटल क्यू को इनक्लोज नहीं कर रहा है। यहाँ आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, क्यू डैश। तो हम जो विद्युत गॉस की थ्योरम लगाएंगे उसमें फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हम दोनों इक्वेशंस को जब इक्वल करोगे तो यहाँ से ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू डैश का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आयतन घनत्व तो क्या होगा, चूँकि अचालक गोले का आयतन घनत्व तो पूरे गोले में एक जैसा होता है, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी और क्यू डैश अपॉन वी डैश। यहाँ वी डैश क्या है, छोटे अंदर बिंदु पी के अंदर होने पर उसके द्वारा घिरे हुए गोले का आयतन, छोटे गोले गॉसियन सरफेस का गॉसियन गोले का आयतन। ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन वी की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। वी क्या है, यहाँ जो पृष्ठ आपको जो गोले अचालक गोला दिया है उसका आयतन, और वी डैश क्या है, जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया उसका आयतन। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये जो v होगा, फिर से मैं समझा दे रही हूँ बच्चों, ये पूरा तुमको जो गोला दिया था अचालक गोला उसका आयतन, और जो v डैश होगा वो क्या होगा, जो आपने अंदर गॉसियन सरफेस बनाया है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है इसका आयतन क्या होगा, v डैश। ठीक है। तो जब रख के सॉल्व करोगे तो क्यू अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन आर क्यूब आ गया, यानी कि क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक। अब ये जो क्यू डैश की वैल्यू को उसमें फॉर्मूले में रखो, फिर यहाँ से सॉल्व करो, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया, ये बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपॉन आर क्यूब। इस क्यू को हम फिर से हटाएंगे। ठीक है। कैसे, आप लोग को पता है कि ऊपर जो फॉर्मूला था कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू इज इक्वल टू रो वी हो जाएगा, वी की वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब रो। ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वी की वैल्यूज़ को यहाँ पर इसमें रख दिया है बस। ठीक। अब इसके बाद क्यू की वैल्यू को फिर से फॉर्मूले में रख के जब आप सॉल्व करोगे, क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू आर अपॉन आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, हमारे पास क्या बचा, रो अपॉन 3 आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ से जो ई होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आंतरिक बिंदु होने पर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर अपॉन 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ई है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है। जो ई का मान होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अब आपने अगर गोला धातु का बना है, मतलब चालक है, गोला आपने शुरू में चालक लिया था, लेकिन अगर गोला चालक का बना है, किसी कंडक्टर मटेरियल का बना है, तो उस समय वो पूरा आवेश क्या होगा, गोले के पृष्ठ पर वितरित होगा। इसलिए गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश होगा वो कैसा हो जाएगा, गॉसियन सरफेस के भीतर आवेश शून्य हो जाएगा। तो उस केस में फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहाँ क्यू डैश की वैल्यू 0 होगी तो 0 हो गई। और जो आप विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से जब सॉल्व करके निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी है, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से है ना, परिभाषा से, कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसलिए कॉस 0 होगा। ठीक है। अब जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करोगे तो 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। ये कब है, जब आपका गोला कैसा होगा, चालक पदार्थ का बना होगा, चालक गोला होगा, उस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। लेकिन अगर गोला अचालक है तो आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 3 होगी। अगर ग्राफ खींचा जाए तो फिर से देखो बच्चों, ये जो दूरी है, ये दूरी क्या शो कर रही है कि बिंदु हमारा गोले के भीतर है। अब जब गोले के भीतर होता है तो हमने क्या निकाला था कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जब आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा। तो ये हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक। अब ये जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है कि जो आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जो बिंदु है हमारा वो कहाँ पर आ गया, पृष्ठ पर आ गया। जब पृष्ठ पर था तो आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर ई का मान कांस्टेंट है, तो हमने इसको यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया। अब इसके बाद जब आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है कि बिंदु पी हमारा
जो अचालक गोला है उसके बाहर चला गया। जब अचालक गोला उसके बाहर चला गया तो आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, यानी कि जब ई का मान बढ़ाएंगे, आर का मान बढ़ाएंगे तो ई का मान घटेगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ के थ्रू इस पूरी कंडीशन को शो कर सकते हैं। बच्चों इस टॉपिक आपका लेसन लगभग आपका पूरा हो गया है। अब आप लोग इस वीडियो को देखकर डेरिवेशन को अपने आप भी कर देखिए, पहले समझिए। मैं बुक की फ़ोटोग्राफ्स भी आपको भेज दूँगी, बुक में जो डेरिवेशन है, और पहले इसको ध्यान से समझिए, उसके बाद अपने आप भी कर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में डेरिवेशन आते हैं। और डेरिवेशन जब तक लिख कर नहीं करोगे वो आपको समझ में नहीं आएंगे। अभी आपके पास टाइम है, और साथ में बच्चों नोट्स भी बनाते चलो। ये लिंक भेजा है, इस लिंक के माध्यम से देखकर नोट्स भी बनाओ।